डॉक्टर सुबह सौंदिया मैडम देंगी और मैडम प्रिंसिपल मतलब प्रधान वैज्ञानिक हैं और मैडम एक्चुअली उसके बारे में बताएंगे। जैसे हम हर्बिसाइड केमिकल डालते हैं ना, तो कौन सा दवाई का कितना असर है जमीन पर, कितना उसमें माइक्रोब्स का असर है, कितना कितना सेफ है, तो वो सब चीजें जो हमारे डाउट्स रहते हैं कि भाई ये दवाई अच्छी है कि नहीं है, ठीक है, उस सब के बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगी। तो आप लोग उसको अच्छे से ध्यान से सुनिए। बहुत सारी चीजें ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो मैम आपके लिए सब फार्मर्स ऑलरेडी रेडी हैं, वो पहले से भी तैयार करते थे। तो फोटो डाल के लाई हूं। तो मैडम का लगभग 25 से 30 साल का अनुभव है, प्रधान वैज्ञानिक हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पर रेसिड्यू में। तो जितने भी रेसिड्यू मतलब पानी में दवाइयों का असर कितना होता है, मिट्टी में कितना होता है, वातावरण में कितना होता है, सबका अध्ययन करते हैं कि भाई 1 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद कितना असर करता है। तो उसके बारे में मैडम बताएं। और जैसे कि हमारी ट्रेनिंग चल रही उन्नत खरपतवार प्रबंधन रणनीति में, तो खरपतवार प्रबंधन में मेरे ख्याल से 75% आप लोग को जो ध्यान दिया जाएगा वो शाकनाशी के द्वारा कैसे नियंत्रण दिया जाता है उसके बारे में ही दिया जाएगा, मतलब मेजर पार्ट है। तो जब हम कोई भी हर्बिसाइड डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा ही, तो शरीर में होगा या वातावरण में होगा या फसल में होगा, तो जिसको हम बोलते हैं रेसिड्यूज। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ हर्बिसाइड। मतलब आपको उसमें लिखा है शाकनाशियों का पर्यावरण के प्रभाव एवं शमन के उपाय। तो ये लेक्चर के स्लाइड्स इंग्लिश में है, बट मैं आपको हिंदी में बताऊंगी, मिक्स बता दूंगी। तो पर्पस है कि आपको समझ में आए। हाँ, तो आप सब लोग ज्यादातर शाकनाशी डालते हैं। ज्यादातर जो किसान है हमारे साथ में वो ज्यादातर प्रोग्रेसिव किसान होंगे मुझे लगता है, और सबका कुछ ना कुछ तो एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा। तो मतलब नाम जो रहेंगे केमिकल वो आपको समझ में भी आएंगे। अगर किसी को नहीं भी आते तो फिर मुझसे पूछ लेना। तो ये एक आप लोग ने कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले एक न्यूज देखी होगी, मतलब क्योंकि आप लोग प्रोग्रेसिव किसान हैं तो आप लोग सुनते होंगे ना हल्ला बोला कि बहुत सारा रेसिड्यू आ गया जिसके कारण फसल खराब हो गई या भारत सरकार को कुछ एक्शन लेना पड़ा। तो ऐसे ही ये एक हुआ था 2018 में, जब हमारे पास फसल में पल्सेस यानी कि दलहनी फसलों का उत्पादन कम था। एक समय ऐसा था भारत को आयात करना पड़ता था काफी सारा दलहन तिलहन। तो जिसमें क्या हुआ था कि कुछ ऐसी कंट्रीज से आया था हमारे पास में पल्सेस जहाँ पे हर्बिसाइड बहुत ज्यादा उपयोग में होता है। जैसे कि स्पेशली ग्लाइफोसेट का नाम आप लोग खूब सुनते होंगे, आजकल थोड़ा कम हो गया। पहले बीच में बहुत ज्यादा ग्लाइफोसेट की कहानी, कुछ लोग उसके पक्ष में कुछ विपक्ष में कि ये सब खराब कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड हर्बिसाइड और उसका जो टूटता है हर्बिसाइड जब हम अप्लाई करते हैं ना तो डिग्रेडेशन होता है। तो डिग्रेडेशन के बाद एक उसका मेटाबोलाइट होता है जिसको एम्पा बोलते हैं, AMPA, है ना। तो एम्पा की परसिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है ग्लाइफोसेट के मुकाबले में। तो ये था कि ये सारा जो दाल आई है ये कंटामिनेटेड दाल आ गई, सरकार ने गलत दाल खरीद ली है, अब ये हमको नुकसान करेगी। तो सरकार को एक कमेटी बनानी पड़ी थी उसके कारण। तो इसलिए ये एक रेफरेंस लिया कि हर्बिसाइड रेसिड्यू जो होते हैं, मतलब जो भी शाकनाशी आप डाल रहे हो, अगर उनके अवशेष बचते हैं तो ये ना केवल हमारे फसल को खराब करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं, बल्कि किसी न किसी इवन कंट्री की रेपुटेशन भी खराब कर देते हैं। क्योंकि हमें लगता है उस कंट्री ने हमें गलत फसल दी है जिससे कि हमारे कंट्री के लोगों को कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ये वर्ल्ड ट्रेड, मतलब आप लोग प्रोग्रेसिव किसान हैं तो मुझे लगता है कई लोग अपने सामान को विदेश भी भेजते हैं। कोई ऐसा अभी इतना बड़ा लेवल पे, तो अगर आप विदेश भेजेंगे तो आपको WTO, अपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, WTO के तहत ही आपको, क्योंकि इंडिया ने भी 2005 में इसमें साइन किया है। तो आपका कोई भी प्रोडक्ट WTO के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत जो हर्बिसाइड रेसिड्यूज है इन सब की एक लिमिट निर्धारित की, हाँ MRL वैल्यू होती है इसको, मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट बोलते हैं। अगर उससे ज्यादा मात्रा आती है तो आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट
वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा तो ना केवल आपका नाम खराब होगा, आपका बिजनेस खराब होगा, बल्कि कंट्री की भी नाम कटेगी कि इनके यहाँ से इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं। तो आपका जो बाकी के किसान है उनके प्रोडक्ट्स को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हर्बिसाइड रेसिड्यूज जो है, अवशेष है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे देश में आप देखिए दुनिया भर के ये जो कंट्रीज हैं जहाँ पे पेस्टिसाइड, अभी हम पूरा पेस्टिसाइड के बारे में बात कर रहे हैं। हर्बिसाइड भी पेस्टिसाइड के अंतर्गत एक क्लास है। तो सबसे ज्यादा आप देख लीजिए 10 kg तक का चाइना बहुत बड़ा हमारा पड़ोसी मुल्क है, सबसे ज्यादा चाइना में बहुत ज्यादा हर्बिसाइड डालते हैं। और हमारा जो इंडिया है और इंडिया के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पे 0.3 मतलब टोटल जो 0.33 या 0.37 kg पर हेक्टेयर, यानी कि 370 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से एक पूरे कंट्री का अगर हम देखें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से या एग्रीकल्चर एप्लीकेशन के हिसाब से उतना हर्बिसाइड डलता है। तो उतना ज्यादा रेसिड्यू हमारी कंट्री में नहीं आ रहा है कंपेरिजन टू द चाइना और ब्राजील है या यूएसए है। बट फिर भी क्योंकि ये जो सरकारी आंकड़ा है वो यथार्थ से हमेशा अलग होता है। आपको भी पता होगा, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं कि जितना डाला जाता है, जितना बोला जाता है, फसल में नियंत्रित नहीं होती है तो आप दूसरी बार डाल देते हो, तीसरी बार डाल देते हो, चौथी बार भी डाल देते हो। मतलब वो जो कहने की बात होती है ना कि हम लोग रिकमेंडेड मात्रा में ही डालते हैं, समय पे डालते हैं, वो प्रैक्टिकल में यथार्थ में नहीं पॉसिबल है और नहीं है। क्योंकि हम लोग खुद देखते हैं, फील्ड्स में जाके देखते हैं तो तीसरी चौथी पांचवी और इवन समटाइम्स तो ऐसा होता है कि वीकली भी आजकल हर्बिसाइड्स डल रहे हैं। जिस तरह से पेस्टिसाइड मतलब इंसेक्टिसाइड डलते थे, आजकल हर्बिसाइड्स डल रहे हैं, तो इतना ज्यादा डल रहा है। तो यही मैं बोल रही हूँ कि ये जो आंकड़ा है ये मे भी हमारी यथार्थ से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 370 के मुकाबले ये ज्यादा हो सकता है। और कोई कोई स्टेट ऐसा है जहाँ पे इवन 1 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से भी हर्बिसाइड्स डलता है। ये देखिए टॉप 10 कंट्रीज है यहाँ पे वर्ल्ड में और इंडिया में, इसको छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा चाइना, ये मैंने बताया था। हमारे जो स्टेट्स हैं इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये जो हर्बिसाइड है बहुत ज्यादा, जैसे कि पंजाब है ना, यूपी, आप लोग यूपी से आए हैं, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, बहुत ज्यादा। इवन आंध्र प्रदेश में हमने देखा है कि हर्बिसाइड जो कि कंट्री का एवरेज 370 है, पर आंध्र प्रदेश में एक से थोड़ा ज्यादा ही पर हेक्टेयर के हिसाब से 1 kg मतलब डलता है। तो हम इसमें एक भ्रम जो पाले रहते हैं ना दिमाग में कि हर्बिसाइड बहुत ज्यादा डालेंगे तो हमारी बहुत ज्यादा फसल में फायदा होगा। देखिए यहाँ पे एक स्लाइड है, इसमें देखिए चाइना, इंडिया, टर्की मतलब 5-7 कंट्रीज ली है जिसमें कि काफी ज्यादा हर्बिसाइड यूज होता है। और फर्टिलाइजर 198 है। अगर हम राइस का एक कंपैरिजन करें चाइना से और तजाकिस्तान से, तजाकिस्तान एक बहुत छोटी सी कंट्री है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, और यूएस आखिरी में दिख रहा है आपको, तो देखिए हाईलाइट करके रखा है 8.88 कंट्री की एवरेज यील्ड है, दिख रही है आपको ना राइस, मतलब ये वाला, ये देखिए यहाँ पे इवन इसका ये ना छोटा है दिख रहा है, ये देखिए पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा। तजाकिस्तान में देखिए 8.88 है और यूएस में 8.54 है, जबकि इनके मुकाबले जो हर्बिसाइड यूज हो रहा है देखिए तजाकिस्तान में 0.31 यानी कि इंडिया से भी कम। इंडिया का 370 ग्राम है, इनका 310 ग्राम ही है, और यूएस में 3 kg है जबकि 12 kg हो रहा है चाइना में। तो हमें ये लगता है कि हम बहुत सारा हर्बिसाइड डाल देंगे तो हमारी फसल अच्छे से वो हो जाएगी, या हम बहुत सारा फर्टिलाइजर डाल देंगे। फर्टिलाइजर भी आप देखिए अगर चाइना ने कितना सारा डाल के रखा है 198, जबकि तजाकिस्तान ने कितना फर्टिलाइजर डाला है ओनली 9.31 है ना। यूएस का फर्टिलाइजर देखिए उससे 40% है, 198 है, यहाँ पे 72.75 kg पर हेक्टेयर। तो हमारे जो दिमाग में एक चीज घुस गई है ना कि शाकनाशी ही डालने से हमारी फसल में बहुत सारा फायदा होगा या बहुत ज्यादा खरपतवार उसमें फसल क्रॉप ग्रो करेंगे, तो इवन आप कई गुना ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। सिमिलरली वीट में भी देख लीजिए, वीट में तो चाइना का सबसे ज्यादा उत्पादन दिख रहा है यहाँ पे, पर अगर मक्का देखते हैं तो मक्का में भी सेम थिंग है। तजाकिस्तान की जो ईल्ड आई है वो 13.52 है पर हेक्टेयर और यूएस का 10.9, जबकि चाइना में 6.33। तो हम इस चीज को थोड़ा सा अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि जनरली हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसमें
बहुत ज्यादा शाकनाशी का उपयोग का बारे में आपको जानकारी इसके लिए दी जा सकती है। तो हर्बिसाइड रेसिड्यू इसीलिए आते हैं, देखिए इतने सारे हर्बिसाइड है और इस तरह से आजकल अप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो सेकंड थर्ड फोटो देख रहे हैं ना, ये पोस्ट इमरजेंसी है, मतलब 20-25 दिन या 30 दिन के आसपास जो हर्बिसाइड अप्लाई होते हैं ना, तो इस तरह से जो आखिरी फुहारा दिख रहा है जहाँ पे आप देख पा रहे हो, हर्बिसाइड सीधे मिट्टी में भी जा रहा है, पौधे में भी जा रहा है और आपकी जो खरपतवार है उस पे भी जा रहा है, मतलब तीनों जगह पे डिवाइड हो रहा है। इसी के लिए हमारे रेसिड्यूज आते हैं। हमको लगता है ना हमने तो खेत में शाकनाशी डाला था ये खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए, हमने तो पौधे में डाला नहीं है, क्रॉप में डाला नहीं है, तो कैसे जाएगा हर्बिसाइड रेसिड्यू? इस तरह से जाता है। ये देखिए, और कभी कभी आपको स्टार्टिंग में दिखता होगा ना, पीलापन आ जाता है फसल में, पौधे थोड़े से मुरझा जाते हैं, झुलस जाते हैं, अगर ब्लीचिंग हो जाता है, स्पेशली अगर ऑक्सीफ्लोरोफेन टाइप के हैं जिसमें ब्लीचिंग एक्शन है उनका मोड ऑफ एक्शन, तो आपके फसल में जो पौधे हैं वो पीले पड़ जाते हैं। हालांकि कुछ समय बाद आप जब उसमें कुछ यूरिया डालते हैं और 10-12 दिन के बाद में वो वापस में हरे हो जाते हैं, पर उससे आपका जो एक लेवल होता है क्रॉप का, जो प्रोटेक्शन लेवल आना चाहिए था, वो वहां से कम हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि एक्चुअल में जो क्रॉप की क्षमता है, किसान को कभी भी उतना प्रोडक्शन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ये बहुत सारे कारण हो जाते हैं उसमें। ये देखिए, और आजकल तो ड्रोन से भी कुछ हर्बिसाइड्स एप्लीकेशंस हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया हुआ है। और आप लोग की जगह भी इस तरह से हर्बिसाइड, इस तरह से पहले इंसेक्टिसाइड डाला करते थे, बट आजकल हम देख रहे हैं कि हर्बिसाइड भी इस तरह से डालते हैं, जो कि हर्बिसाइड डालने की विधि नहीं है। जो आखिरी वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला इंसेक्टिसाइड्स के लिए है, पर हर्बिसाइड भी इस तरह से डाल रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा हर्बिसाइड के अवशेष आ रहे हैं। तो मैंने अभी बताया था आपको कि हर्बिसाइड रेसिड्यू आएंगे तो हमारे सॉइल में इनका असर आएगा। और कई बार ऐसा होता है ना, आप लोग देखते होंगे, आप लोग देखते हैं कि नहीं, कि वीड जो है, मतलब जो खरपतवार है, वो जितना पहले अमाउंट डालते थे वो अभी डालते हैं तो उससे नहीं नियंत्रित हो रही है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस आ गया है ना। जैसे मच्छरों में भी बोलते हैं ना आजकल, कि आजकल कितने भी कॉइल लगा लो, कितनी भी तरह की आजकल आप मेडिसिन लगा लो, वो आपके आसपास ही घूमते रहते हैं, वो उसके आसपास ही घूमते रहते हैं, क्योंकि उनमें भी रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो जब मच्छर जैसी चीज में रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, इतना छोटा सा होता है, तो ये तो इतना बड़ा पौधा है हर्बिसाइड, मतलब शाकनाशी डाल के आप अगर उस पौधे के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। रेजिस्टेंस डेवलप होने के कारण जो खरपतवार नाशी आप यूज करते थे उसकी उतनी मात्रा में ये कंट्रोल नहीं हो रहा, इसीलिए आप लोग बार बार भी इसको यूज करते हैं। खरपतवार मेरे ख्याल से इसके रेजिस्टेंस के बारे में भी एक आध कोई लेक्चर होगा, हुआ क्या जितने अभी कोई लेक्चर रेजिस्टेंस का दीपक सर का है अभी, हाँ अभी तो वो बताएंगे। तो इस तरह से रेजिस्टेंस भी आ जाता है, तो इसीलिए जबरदस्ती बहुत सारा हर्बिसाइड भी मत डालिए, क्योंकि खेत तो आपका है। अगर पौधे में रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस मतलब उसमें टॉलरेंस क्षमता आ गई ना, कि वो बोलेगा डालो, कितना डालोगे, मैं तो सह लूंगा। अब मैं सह लूंगा तो फिर आपके पास कोई उपाय नहीं है उखाड़ के उसको बाहर फेंकने के। तो फिर से अगर उखाड़ के बाहर फेंकेंगे तो फिर से आपको पुरानी पद्धति पे जाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं हाथ से नींदा नियंत्रण। तो फिर से वो गुड़ाई है, निकालना है, वो फिर से महंगी हो जाएगी आपके लिए। तो आप उतना ही डालो जितना जरूरत है और सही समय पे डालो, तो इसके कारण ये जो रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ज्यादा हर्बिसाइड डालेंगे तो हर्बिसाइड्स के शाकनाशी के अवशेष आएंगे, शाकनाशी के अवशेष आएंगे, वो आप खाएंगे या आप किसी को बेचेंगे तो उनके पास भी जाएंगे, तो उनके स्वास्थ्य पे भी खराब असर पड़ेगा। और जो नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म है, जैसे पानी में बह के कई बार जाते हैं ना, आप लोग ने नदी के किनारे अगर आपका खेत है या नहर के किनारे है या बोरवेल है तो बह के जाएंगे, तो वहाँ पे भी इनका हर्बिसाइड का रेसिड्यू इस तरह से जाते हैं और फिर आपके स्वास्थ्य को फर्क करते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे ना, बहुत ज्यादा पहले हमारे इंडिया में कैंसर के केसेस नहीं हुआ करते थे ज्यादा, आजकल हर फैमिली में आस पड़ोस में आपको कैंसर के केसेस बहुत कॉमन से होते जा रहे हैं, और कुछ समय बाद ये और भी ज्यादा कॉमन हो जाएंगे। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो हम यूज कर रहे चीजें उनके कारण ही है, और हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के कारण हमारे हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है। मेटाबोलाइट्स भी बनते हैं, और जो हम सक्सीडिंग क्रॉप यानी कि जो दूसरी क्रॉप लगाते हैं ना, कभी हमने एक हर्बिसाइड डाला, दूसरी क्रॉप डाली, तो कई बार ऐसा होता है कि हर्बिसाइड के अवशेषों के कारण उस क्रॉप में जर्मिनेशन नहीं आता, तो आपको लगता है सीड खराब है, आपको लगता है गलत सीड मिल गया है।
तो वो कई बार ये भी कारण होता है कि उसके अवशेष प्रेजेंट होते हैं, तो अवशेषों के कारण उसकी मारक क्षमता ज्यादा होती है, जिसके कारण वो अगली फसल को उगने से रोकते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई हर्बिसाइड डाला है और उसके अवशेषों के कारण अगली फसल या उसी फसल में वो जल गई है? या क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, किसान रिपोर्ट करते हैं। आप लोग कौन से हर्बिसाइड के कारण? आलू का हुआ था, उससे पहले छिड़की हुई थी, फिर आलू का जर्मिनेशन हुआ। हाँ, कौन सा हर्बिसाइड छिड़का था? ये नहीं चलती इतना। और भी बहुत ज्यादा हो गई। प्रोडक्ट नाम बता दो। नहीं चल रही ना उसमें। और परसूट का नाम सुना है आप लोग ने? परसूट का नाम सुना है? गलती से मैम हमारे यहाँ आलू पर 240 छिड़क गई थी। हाँ, तो नींद पूरी डैमेज हो गई होगी। डैमेज हो गई थी। हाँ, तो कुछ हद तक हमने उसे कवर करवा दिया था। वो गलती किस फार्मर की थी कि एक ही फार्मर, 2 फार्मर आए थे, एक को तो चाहिए थी फंगीसाइड और एक को चाहिए थी हर्बिसाइड। जो जिसको फंगीसाइड चाहिए थी तो वो हर्बिसाइड चली गई, उसी ने उठा के रख ली, टेबल पर रखी थी। इसीलिए हमारे जो फार्मर्स है ना, उनका एजुकेटेड एंड अवेयर होना बहुत इम्पोर्टेंट। कभी-कभी एक ही स्प्रेयर इस्तेमाल करो तो हाँ, तो रेसिड्यू ना ऐसा लगता है कि क्या है, 1 ml ही तो है, 2 ml ही तो बचा है, पर वो 2 ml बहुत अमाउंट होता है रेसिड्यू के हिसाब से। बहुत, जैसे कि आप लोग कुछ मिलीग्राम की दवाइयाँ खाते हो ना, तो आपकी पूरी बीमारी चली जाती है, तो वो उससे भी कम अमाउंट होती है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो प्लांट्स है आपके वो भी लाइव है ना, वो मरे हुए तो है नहीं है, वो जिंदा ही है, हम भी जिंदा है। तो उनको असर पड़ा इंस्टेंटली, तो हमें भी तो असर पड़ेगा कहीं ना कहीं घूम के फूड चेन में। इंस्टेंटली नहीं आएगा, एज ए स्लो पॉइजन कुछ साल बाद आएगा। तो इसीलिए हर्बिसाइड की जो मॉनिटरिंग है, वो एनालिसिस है, कितना है या उसका इम्पैक्ट कितना है, एमआरएल से ज्यादा है या कम है, ये सब बहुत जरूरी होता है। और जो हर्बिसाइड अगर हम देखें अलग अलग कंट्रीज में, मैंने इंटरनेशनल नॉर्म्स भी बताए, तो कई बार क्या होता है कि एक उसमें मात्रा लिखी होती है जिसको कि बोलते हैं एक्सेप्टेबल डेली इंटेक। एक्सेप्टेबल डेली इंटेक मतलब अगर उतना अमाउंट अगर आपके शरीर में जा रहा है तो वो आपको उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बट अगर उससे ज्यादा अमाउंट जाता है तो वो आपके शरीर को या तो तुरंत दो प्रकार के इम्पैक्ट होते हैं। आप लोग ने देखा होगा ना, अक्सर डॉक्टर के पास जाते हो तो बोलता है वो ये आपका क्रॉनिक डिसीज है, ऐसा बोलता है ना, क्रॉनिक वर्ड यूज करता है, या एक्यूट डिसीज है। तो जो एक्यूट होता है वो मतलब इंस्टेंटली जो इम्पैक्ट आया होता है उसको बोलते हैं एक्यूट, और क्रॉनिक मतलब लंबा, 3 महीने से 1 महीने से 1 साल से जो ज्यादा इम्पैक्ट या लंबी बीमारी चलती है वो क्रॉनिक कहलाती है। तो ज्यादातर जो इसके हर्बिसाइड के इम्पैक्ट होते हैं वो क्रॉनिक होते हैं, इंस्टेंटली नहीं आते। इंस्टेंटली कब आएंगे? जब कुछ अमाउंट कोई जानबूझ के पी लेगा या धोखे से उसके खाने में चला जाए। कई बार देखा ना, मोर मर जाते हैं, इतने सारे मोर, स्प्रे हुआ हर्बिसाइड, उन्होंने वो चना खाया या इस तरह की जो चीजें उनको अच्छी लगती है वो मर जाते हैं। तो वो क्योंकि छोटा प्राणी है तो उसके रेसिड्यू के कारण मर जाता है। तो बड़े प्राणी को टाइम लगेगा, फर्क तो पड़ेगा। तो ये देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है कि अगर हमारे जो हर्बिसाइड है या जो भी कोई भी रसायन है, पेस्टिसाइड में इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड बहुत ज्यादा हानिकारक है हर्बिसाइड की कंपैरिजन में। पर थर्ड चीज इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहती हूँ, जो आप लोग बोलते हो दवा, ये दवा नहीं जहर है। डॉक्टर जितेंद्र जी अभी बोले थे कौन सी दवा डालना, ये दवा नहीं डाल रहे हो आप, जहर डाल रहे हो, क्योंकि आप मार रहे हो किसी को, जो शाकनाशी उसको आप मार रहे हो। तो मारने के लिए क्या होता है, दवाई देते हैं, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही जहर बोलते हैं तो आप उसको छूने से भी डरेंगे, तो इसको आप जहरीला मानिए। ये जहरीले पदार्थ हैं, जहरीले रसायन है, इन सबकी LD50 वैल्यूज है। तो अगर जिसकी LD50 वैल्यू 5 मिलीग्राम से भी कम होती है वो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। मतलब उसके कुछ ड्रॉप्स भी अगर आपने खा लिए ना तो वो आपको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे या उसके आगे भी पहुंचा सकते हैं। और अगर 5 से यहाँ से वापस ना वो तो फिर वही पहुंचा सकते हैं मैडम, हॉस्पिटल के बाद तो घर भी आ सकते हो। नहीं, वो तो फिर वापस आने का वो और आगे के लिए बोला था। 5 से 50 मिलीग्राम पर केजी, मतलब 5 से 50 मिलीग्राम। जो छोटी सी आपकी टैबलेट आती है ना, 50 मिलीग्राम की आती है ना, मिलीग्राम में जो रहती है, तो अगर उतना या एक छोटा सा टेबल स्पून भी अगर चला गया धोखे से या जानबूझ के जो भी, तो ये आपको जहरीला हो सकता है। थर्ड कैटेगरी है 50 से 500, जिसमें हमारे मोस्ट ऑफ द हर्बिसाइड आते हैं।
50 से 500 या 500 से 5000 के बीच में। तो हमारे जो ज्यादातर हर्बिसाइड है ये 3 कैटेगरी के, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि ये हर्बिसाइड है कि कम जहरीले है। बट कम जहरीले में कुछ हमारे जो हर्बिसाइड है, जैसे कि पहले दिन पैराक्वाइट का नाम आ रहा था ना, तो बहुत ज्यादा जहरीला है, बहुत ज्यादा जहरीला है। उससे भी ज्यादा तगड़ा है सर मैम, जो मीरा कहतर आती है उसमें। नहीं हम हर्बिसाइड की बात कर रहे हैं। ग्लाइफोसाइड। ग्लाइफोसेट का LD50 वैल्यू उससे ज्यादा है, जहरीला है पर LD50 वैल्यू उससे ज्यादा है। कंटिन्यू में मैंने इमेज पर बार हुआ, अमेरिका में बैन कर दिया, एक बंदे को कैंसर हो गया था। एक बंदे को नहीं, बहुत बंदों को हो गया है। स्टार्टिंग जब हुई थी वो एक बंदे से हुई थी और उसी ने उसको फॉलो किया, केस मिला उसमें 10 साल। हम लोग समझते दवाई बायर कंपनी को। तो जब हम सोचेंगे ये दवाई नहीं है, ये जहर है, तब हम उसके एक्चुअल इम्पैक्ट को एक्सेप्ट भी करेंगे। नहीं तो हम बोलेंगे इससे कुछ नहीं होगा, आप तो ऐसे कोको कोला जैसा। कई कंपनीज इसको इस तरह से भी डिपेंड करते हैं कि इट इज एज सेफ एज सॉल्ट, इट इज एज सेफ एज कोको कोला। तो आप उनको 50 मिलीग्राम दे दीजिए केजी पीलो को, कि पी के दिखा दीजिए कितना सेफ है, तो पता चल जाएगा कि वो कितना सेफ है। क्योंकि 50 ml ग्लाइफोसेट 50 ml से भी कम पैराक्वाइट पी के लोग ऊपर जा चुके हैं। तो ये कुछ क्रॉप्स जैसे मैंने बताया ना कि अगर उनका रेसिड्यू रहेगा तो अगली क्रॉप में फर्क पड़ सकता है। जैसे सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप के हेर्बिसाइड जिसमें सल्फोरान है या आयोडोसल्फिरोन है, लीजोसल्फिरोन है और उसका रेसिड्यू है, तो इम्पैक्ट उस पे आ सकता है। तो आप ये बता सकते हैं किसान को कि आप पहले रीक्रॉपिंग अगर कर रहे हैं, सेम क्रॉपिंग सिस्टम ले रहे हैं, तो उसको पता है कि ये हेर्बिसाइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फार्मर्स उन हेर्बिसाइड को चेंज कर रहा है या फिर फसल है, आप चाहो तो ये टेबल्स का उनको बता भी सकते हो कि सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप, आपको पता है कौन कौन से सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप के हेर्बिसाइड्स हैं। कमर्शियल नेम मैं नहीं बता रही हूँ, मैं क्या टेक्निकल नेम भी बता रही हूँ उनको आप लोगों को। इसी तरह से इमेडाजोलिन ग्रुप के हेर्बिसाइड है जिसमें इमेजाथैपर, इमेजामॉक्स, ये सारी चीजें आते हैं। तो अगर सोयाबीन और सनफ्लावर की फसल आप ले रहे हो, अगर पहली फसल में ये डले हैं हेर्बिसाइड, तो ये फसल लेने से पहले आप 4 बार सोच लो, क्योंकि सिर्फ फसल ही नहीं, आपकी जो मिट्टी है उसका pH कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, ये सारी चीजें भी हेर्बिसाइड पे इम्पैक्ट करती है उसके रेसिड्यू को डिटरमाइन करने में। इस तरह से 2,4-D इन्होंने बताया, जैसे पोटैटो में गलत डलने से वो नष्ट हो गया था, इसीलिए सिमिलरली अगर 2,4-D है तो वो टोमेटो आपका खराब कर देगा। तो अगर 2,4-D वाली कोई फसल है जिसमें 2,4-D डला था, वहाँ पे टोमेटो एकदम अगले सीजन में ना लेके वो 1-2 महीने 3 महीने आप बाद में तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से पेंडिमेथिलिन, हालांकि मूंग मिल में कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, पर अगर ज्यादा अमाउंट डला हुआ है तो मूंग मिल में कम अमाउंट डलता है, सेम अमाउंट नहीं डलता जो कि गेहूं में डलता है। तो ये सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा। और अभी सब लोग क्लाइमेट चेंज की बात करें ना, गर्मी ज्यादा, ठंडी ज्यादा, ये सब चीजें हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हेर्बिसाइड का डिग्रेडेशन पैटर्न भी बदल गया। डिग्रेडेशन पैटर्न बदलने के कारण कई हेर्बिसाइड जल्दी डिसिपेट हो जा रहे हैं। जल्दी डिसिपेट हो जा रहे हैं मतलब उनकी जो जमीन में या वातावरण में रहने की जो समय था, अवधि थी, वो कम हो गई। कम होने के कारण वो जल्दी डिसिपेट हो जा रहे हैं, जिसके कारण भी आपको कई बार हेर्बिसाइड्स डालने पड़े। तो अभी जो भी हेर्बिसाइड डालेंगे वो थोड़ा सा आपके समय के हिसाब से भी आपका डोज बदल के डालने की जरूरत है। वही डोज नहीं जो 20 साल पहले रिकमेंड किया था, आप सोचिए वही डोज आज की डेट में डलेगी नहीं। आप मल्टीपल टाइम मत डालो, बट थोड़ा सा ऑप्टिमाइज डोज आज के वातावरण एंड समय के हिसाब से डालेंगे तो फिर रेजिस्टेंस नहीं आएगा और परसिस्टेंस जितना आपको चाहिए वो बना रहेगा। और जो मैंने बताया ना कि कई बार पानी में जो रेसिड्यू चले जाते हैं, किस तरह से चले जाते हैं, इस तरह से जो बह के आपने यहाँ पे अगर आपकी कोई फसल है या इस तरह का आपका माहौल का रेसिड्यू काफी हायर अमाउंट में, एट्रोजिन का 14.90 मिलीग्राम पर केजी यानी ppm है, जबकि इसकी जो लिमिट है वो 0.0, डायूरोन 0.85 है, ये 0.01 से 85 मतलब 0.85 ppm बोल सकते हैं आप इसको यहाँ पे। इसी तरह से पेंडिमेथिलिन 2.27 से 2.25 है। तो आप खुद देख सकते हैं कि आजकल हेर्बिसाइड रेसिड्यू इंडिया में भी काफी ज्यादा है। ये जो मैं बता रही ना, ये सारे हमारे नेटवर्क ट्रायल के रिजल्ट्स हैं। तो इसी तरह से एप्पल में ऑल इंडिया लेवल के ये रिजल्ट्स हैं। तो एप्पल में जो मेट्रिम्यूजिन है, तो मेट्रिम्यूजिन का अपशेष 0.01 तक आया है और एट्रोजिन का 1.19 जो कि मैक्सिमम
चलती नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए सड़ भी जाती है, हाँ। अंदर से खराब हो जाती तो एट्राजीन का रेसिड्यू भी ग्रेप में देखिए 1.19 है, और जो कि ये सब के साथ मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट से ज्यादा है। आप लोग आपस में मत बोलो, मुझे बताओ अगर कोई डाउट है तो या डिस्कशन है तो। आप कुछ बोलना चाह रहे, ऐड करना चाह रहे तो सबको सुनाई पड़ेगा, तो सबका ज्ञान बढ़ेगा। क्या है बताइए, कुछ है ऐसा आपके यहाँ पे आया कुछ रेसिड्यू? नहीं? देखिए ये जो सब्जियां आप जो रोज खाते हैं, तो कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, कोरिएंडर लीव्स है, इन सब में हर्बिसाइड के रेसिड्यू जो ऑल इंडिया लेवल का जो हमारा नेटवर्क ट्रायल है, उसमें देखिए काफी पेंडिमेथिलिन के रेसिड्यू जो करी लीव्स बोलते हैं ना जिसको, इवन उसमें भी 0.54 है, जबकि इसकी रेसिड्यू लिमिट MRL 0.05 है, तो ये एक्सीड हो रही है। इसी तरह से कैबेज में 1.72 तक पेंडिमेथिलिन का रेसिड्यू आया है। इसी तरह से वीट में, क्यूमिन में, ये देखिए अगर हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो रेसिड्यू निकल के आता है। ये देखिए आपका जो सौंफ है उसमें एट्राजीन की अवशेष 1.58 मिलीग्राम पर केजी यानी कि ppm है। और ये कुछ हर्बिसाइड्स हैं जो बता रहे हैं कि इनका परसिस्टेंस कितना कितना ज्यादा समय तक रहता है। तो पायरेथोसल्फोन है ये 61 से 75 डेज तक है। सबसे जो कम है, जो पहला ब्लू वाला आप देख रहे हैं, इसमें ब्यूटाक्लोर, हेलोक्सिफॉप है, सल्फोसल्फिरोल है। तो ये अगर हर्बिसाइड आपको पता रहेगा ना, ये जो एरो पता रहेगा कि इस तरह से हर्बिसाइड का परसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली हर्बिसाइड को चूज करते समय या अगली फसल लेते समय थोड़ा सा सोच सकते हैं कि हाँ ये हर्बिसाइड डालेंगे तो अगली फसल अगर मैं सेंसिटिव फसल ले रहा हूँ तो उस पर फर्क पड़ेगा। ये हर्बिसाइड कुछ अभी इंडिया में इनके बारे में डिसीजन हो नहीं पाया है। ग्लाइफोसेट पे एक डिसीजन आया है कि ये नॉन क्रॉप में यूज होगा, क्रॉप में नहीं होगा। आप लोग क्रॉप में डाल रहे इसको? नहीं अब नहीं डाल रहे पक्का? मेड़ों पे नालियों में पक्का ना? फसल तैयार करते समय तो नहीं डालते? अगर आप फसल तैयार करते समय भी डालते हैं तो क्रॉप एरिया कहलाएगा। ये मतलब लीगली नहीं कर सकते, इलीगल तो पता नहीं क्या क्या नालियों की सफाई के लिए और केवल मेड़ों की सफाई के लिए डालते हैं। हाँ वैसे ही डालना है ना, अदरवाइज ये इलीगल है। बाकी में अभी डिसीजन आया नहीं है, बाकी जो 7 हर्बिसाइड्स है उनके बारे में डिसीजन आया नहीं है। ओके तो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट मैंने ऑलरेडी बताई थी। ये जो हेल्थ इम्पैक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि कैंसर भी हो रहा है, इन्होंने बताया ग्लाइफोसेट का एग्जाम्पल कैंसर हो रहा है। इवन एट्राजीन के भी सिमिलर एग्जाम्पल्स है। एट्राजीन के जो एग्जाम्पल्स है, क्योंकि एट्राजीन एज ए सेक्स हार्मोन भी काम करता है, तो क्या हो रहा है बहुत सारे मतलब स्पेशली फ्रॉग में जो मेल फ्रॉग है वो फीमेल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इट्स मतलब 0.01 माइक्रोग्राम पर ग्राम ले लेते, इतने कम ले लेते, छोटी सी जो प्रजाति है उसका सेक्स हार्मोन कन्वर्ट कर दे रहा है। तो अगर हम लोग उसको कंटिन्यूस रोज किसी न किसी पार्ट में, जो कि आप देखिए कैबेज में भी आ रहा है, डिफरेंट कॉलीफ्लावर में आ रहा है, करी लीव्स में आ रहा है, जहाँ जहाँ भी ये एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा उपयोग है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे ऊपर धीरे धीरे आ रही है। तो आज आप लोग ये भी देख भी रहे होंगे ना कि आजकल के जो कपल्स हैं उनको बच्चे कंसीव करने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये सिर्फ एट्राजीन ही नहीं है, मतलब मल्टीपल, बट एट्राजीन इज वन ऑफ देम, जो कि जो सीरम है ये चीजों को, ये सेक्स हार्मोन्स को चेंज कर रहे। तो मेल, एक स्टडी में जो मेल हार्मोन्स एट्रोजिन का स्प्रे कर रहे थे तो उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम उन सब ने रिपोर्ट की है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हर्बिसाइड के साथ भी एसोसिएटेड है अपार्ट फ्रॉम इंसेक्टिसाइड। तो हम सिंपली ये नहीं बोल सकते कि ये हर्बिसाइड है ये लेस हार्मफुल है, नहीं, क्योंकि ये भी हानिकारक है। दिस इज ऑल्सो पॉइजन। तो पॉइजन है तो पॉइजन तो अपना असर कहीं ना कहीं पे दिखाएगा ही, कम दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा, या एज ए स्लो पॉइजन दिखाएगा। पीसीबी ये इसको बोलते हैं पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन्स। तो जो आजकल बच्चों का बिहेवियर आप देख रहे हो ना, इट इज ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा बच्चे पहले के थोड़े से नॉर्मल चिड़चिड़ा, एग्रेसिव बहुत ज्यादा है। तो ये बिहेवियर भी ये जो हर्बिसाइड्स हैं इन सब से को रिलेटेड है। और एक और है जिसमें ओवेरियन डिसफंक्शन भी एट्रोजिन से, हाँ, ट्यूमर्स
एंड क्यूजालोफॉप से भी ट्यूमर्स हो रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये देखिए पैराक्वाइड का कल आप लोग नाम ले रहे, पहले दिन नाम ले रहे थे, तो पैराक्वाइड पॉइजनिंग है। तो पॉइजनिंग कैसे हुई? पैराक्वाइड इन्होंने खाया नहीं, फिर भी इनको पॉइजनिंग हुई। कैसे? क्योंकि वो नंगे पैर पहनो, भाई पूरा बूट पहनो, बट वो नहीं पहनते क्योंकि वो उनको अड़चन लाता है। वो क्या करते हैं? नंगे पैर चलते हैं। जो पहने हो उन्हें भी रिमूव कर देते हैं। हाँ, पैराक्वाइड स्प्रे करते हैं ना, तो उसकी जो मिस्ट बनती है, मतलब वो जो ऐसे करके जो स्प्रे ड्रॉपलेट्स बनते हैं, तो हमारे शरीर में हजारों नहीं करोड़ों रोम छिद्र हैं। तो वहां से हमने खाया भी नहीं, बट उन सब से वो हमारे अंदर चला गया। कहीं से आप कहीं जगह गंदी जगह से निकलते हैं, आपको सडनली बदबू आती है। बदबू आती है तो कैसे? आपकी पूरी बॉडी भी, आप नाक भी बंद कर लेते हैं फिर भी, क्योंकि वो आप तो इनहेल कर ही रहे हो, आप नाक से नहीं करे पर आपकी बॉडी के थ्रू वो इनहेल हो रही। तो ये वो वाला केस है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देखिए ये पॉइजनिंग पैरों में, और ये फिर इसने निमोनिया डेवलप कर दिया विद इन 48 आवर्स। सेकेंड वाला केस है जिसमें इन्होंने जानबूझ के खाया, पॉइजनिंग हुई। तो सिमिलरली इनकी पूरी जो जीभ सारी जल गई और निमोनिया वाले सिम्टम्स आ गए। और सबसे अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि पैराक्वाइड का कोई एंटीडोट नहीं। जैसे ही शरीर के अंदर जाता है, विद इन 24 आवर्स फ्री रेडिकल्स बनाना शुरू कर देते हैं। फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी को जल्दी मारते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने शुरू होते हैं, आपकी बॉडी धीरे धीरे डिटीरिएट हो जाती है ना। अभी हम पिछले बार एक वो ले रहे थे ऐसे ही क्लास, तो किसी ने हमें बताया था कि उसके भतीजे ने यही कहीं सेवरा के आसपास से 20 ml विस्पाइरिवेक सोडियम लिया था। विस्पाइरिवेक जिसको आप नॉमिनी गोल्ड के नाम से 20 ml ओनली, एक ढक्कन होता है। वो उनका भतीजा जवान था 29 ईयर्स का, यहाँ का जो नेशनल हॉस्पिटल है जबलपुर का, 3 दिन में वो मर गया था। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये एज ए कोका कोला एज ए लिक्विड है पी लो, नहीं। जबकि विस्पाइरिवेक सोडियम का जो LD50 वैल्यू है मोर देन 5000 है, मतलब सबसे लीस्ट टॉक्सिक क्लास में आता है। पर वो आपके शरीर में जाता है तब क्या हो जाता है? वो डिफरेंट केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो इनको जहर है, इनको जहर के फॉर्म में ही आप उपयोग में लाओ, रखो, बच्चों की पहुंच से दूर रखो। अगर आप खाना खाते पीते आसपास, हाथ पैर अच्छे से धो लो, उसके बाद ही इनको यूज करने के बाद आप इसका उपयोग करो, नहीं तो ये मतलब आपकी लाइफ के लिए भी खतरा है। ये देखिए जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रही थी ना, तो ये हमने एक्सपेरिमेंट, आप लोग घूमने गए होंगे, यहाँ कहीं देखा होगा, इस तरह से प्लॉट्स है और पॉन्ड्स है, दिखा है ना। तो वहाँ पे हर्बिसाइड्स हम लोग राइस में या वीट में डालते हैं, और रन ऑफ के थ्रू धीरे धीरे हर्बिसाइड जाता है बाजू वाले पॉन्ड में। तो पॉन्ड में मछलियां हैं, तो ये मछलियों में इस तरह से इम्पैक्ट आता है। ये देखिए, तो ये आप जो देख पा रहे हैं ना ऑरेंज इम्पैक्ट, ये मछली सब लोग खाते इधर? नहीं खाते, कोई नहीं खाते। आपके जो जानने वाले खाते होंगे उनको बता दीजिए कि अगर वो जब भी मछली खाएंगे, तो अगर उसमें ऐसा रेड या ब्लू ऑरेंज सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो वाली मछली को वो नहीं कंज्यूम करेंगे, मतलब नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो जहरीली मछली है। जहर होगा तो नीली पीली इस तरह से हो जाएगी। अगर सिर्फ जैसे वो लोग ऐसा या तो जाल में डाल के मारते हैं या फिर करंट से मारते हैं, तो करंट से या जाल में मारेंगे तो वो व्हाइट रहेगी पूरी, उस पे नीला या ऑरेंज या रेड मार्क्स नहीं रहेंगे। अगर इस तरह के मार्क्स हैं और अगर वो सस्ती भी मिल रही है, स्पॉट बता देते हैं मैम, जैसे पैकिंग स्पॉट है। हाँ, इवन आज तक जो हमारे लेके आती है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का 0.01%, बट वो भी जहरीला। फॉर्मेल्डिहाइड पता है कब यूज करते हैं? जब कोई डेड बॉडी को कहीं से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, खराब नहीं हो। तो ऐसी चीज आप अपनी जिंदा बॉडी में तो नहीं डालोगे ना। तो आप ये सब चीजें अगर जो खाते हैं वो देख के खाएं। चेतन खाते हैं क्या? ये तो खाते हैं, खाता हूं मैडम। थोड़ा बहुत तो ये चीज तो फ्रूट में भी उपयोग हो रही है, स्टोर करने के लिए। फ्रूट्स में भी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं डालो, वैक्स डालो। नहीं, मछली तो ऐसे खाते हैं। आप ऐसे करके चाकू से करो ना, आपका वैक्सिंग आती है, वैक्सिंग सर्फेक्टेंट्स वगैरह, क्योंकि फिर वो ना ऐसा। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सब रेसिड्यू के कारण है। इसमें हमने इस पे सीधे तो कुछ डाला नहीं था, बट इनडायरेक्टली पानी के थ्रू जाके आया और इस पर आया। देखिए इस तरह से अंदर का इंटेस्टाइन इस तरह से डैमेज हो जाता है, जो कि बाहर से अच्छी मछली दिखती है, पर अंदर देखिए आपका पूरा इंटेस्टाइन डैमेज हो रखा है, आईज डैमेज हो रखी है।
ये जो हर्बिसाइड है सल्फोसल्फ्यूरॉन का इम्पैक्ट दिखा रहा है, जिसमें कि ये देखिए यहाँ पे आप तीसरे वाले नीचे देख पाएंगे कि इसमें इवन 1 साल बाद भी हर्बिसाइड का, क्योंकि ज्यादा अमाउंट वहाँ पे हर्बिसाइड डाला था, तो उसके कारण पी और लेंटिल में वो नहीं आ पाई क्रॉप, ना तो क्रॉप आई ना ही कोई वीड आई। जबकि बाजू में जहाँ पे ना तो कोई हर्बिसाइड डाला था, तो वहाँ पे वीड भी आ गई और क्रॉप भी आ गई। तो बहुत अच्छे से ये बता रही है कि हर्बिसाइड रेसिड्यू नहीं था, तो बहुत सारे इम्पैक्ट में और सक्सीडिंग पर मिलेट क्रॉप देखिए लगाई गई है। तो आप देख सकते हो जर्मिनेशन कितना ज्यादा इम्पैक्ट हुई है। हमारे रेसिड्यू जो एक क्वांटिटेटिव ट्रायल है उसका एक पिक है। तो हर्बिसाइड रेसिड्यू हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी लैब है जिसके द्वारा हम हर्बिसाइड रेसिड्यूज का एनालिसिस अपने लैब में करते हैं। बहुत लाख से लेके करोड़ तक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें। जो ये देख रहे हैं ये मशीन LCMS में से ये 1.5 करोड़ की है और ये सब 25-30 लाख रुपए के इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आप थोड़ा अमाउंट भी डिटेक्ट कर पाते हैं उसमें। ये सब रेसिड्यू ही है अलग अलग। मैम क्या है स्लैब को दिखाएंगे फार्मर्स को? ये बहुत तो कई बार क्या होता है पेरेंट जो हर्बिसाइड है उससे भी ज्यादा खतरनाक उसके मेटाबोलाइट होते हैं, जैसे कि ग्लाइफोसेट है। तो ग्लाइफोसेट से भी ज्यादा खतरनाक उसका एक मेटाबोलाइट है एम्पा, है ना। तो इसी तरह से ये डिफरेंट सल्फोसल्फ्यूरॉन के मेटाबोलाइट्स है। इसमें से 2 मेटाबोलाइट जो कि ग्वानिडीन एंड अमीनो पिरिमिडिन, ये इनकी हाफ लाइफ 300 से भी ज्यादा दिन है। तो उससे भी ज्यादा समय तक ये मिट्टी पे रहेंगे तो ऑब्वियसली ये इस तरह का इम्पैक्ट दिखाएंगे। ये इस तरह से अब लगाना नहीं आप लगाइए सही मात्रा में डाल के। कम रहे। हाँ, यहाँ पे अंधाधुंध आपको लगा। अवेयर कर रही हूँ, आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। आप अवेयर रहो कि आप लोग क्या करते कई बार अंधाधुंध लगा देते हैं। अंधाधुंध डाल रहे हैं। अंधाधुंध तो वो मत डालो क्योंकि फसल भी आपकी है, जमीन भी आपकी है। टाइम इनकी लाइफ कितना, आपकी लाइफ कितना बताया इनका? ये जो मेटाबोलाइट्स है 300 से भी ज्यादा दिन का, 300 से ज्यादा दिन का बस 300 में हमारे रिपीट हो जाती है, 2-3 क्रॉप आपकी 2-3 बार हो जाती है। तो फिर बढ़ती गई, हाँ। घटेगी तो नहीं 300 दिन तक रहेगी, धीरे अमाउंट कम हमारा 300 दिन तक। हाँ, फिर सेकंड हमने 3 महीने में फिर दे दिया, वो उसका 300 दिन फिर बढ़ गया। हाँ। सेकंड का इसीलिए तो तो उसका मतलब इफेक्ट जो है बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसीलिए तो बोला जाता है ना आप लोग को वही मत मोनोक्रॉप वन टाइम देके फिर 300 दिन बाद दो। आप लोग को आपके जो कुलीग है हमारे, उन्होंने बताया होगा ना मोनोक्रॉप मत करो और सिमिलर हर्बिसाइड को बार-बार मत करो, क्योंकि अगर सिमिलर डालेंगे तो उसके रेसिड्यू की मात्रा तो बढ़ती जाएगी, है ना। बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, वो बढ़ती चली जाएगी। तो मैनेजमेंट पे हम क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट के आप लोग के क्या उपाय, आप लोग ने कैसे मैनेज किया? आप बता रहे थे पोटैटो में कैसे मैनेज किया था? मैंने मैडम उसमें जो मट्ठा होता है ना, हाँ, वो डाला, उसको मैंने मैनेज कराया था कि 2 बार उसको स्प्रे कराया। फिर ये जो है इसका ऐसा एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करना शुरू कर दिया हम कुछ मात्रा में इसको, उसमें वो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन बढ़ा देता है, एंजाइम का काम करता है। हाँ, तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले तो आप सही अमाउंट में डालो, टाइम से डालो, उतनी मत डालो। और अभी थोड़ा सा अमाउंट, क्योंकि हमारा वेदर चेंज हो गया है, तो हो सकता है कि आपको उस डोज को ऑप्टिमाइज करना पड़े। तो जो आपकी जो भी जिस तरह से हमारे ये लोग हैं आप लोग को बताते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली डालो, या आप अपना भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट थोड़ा अमाउंट में, बार बार मत डालो कि, और थोड़ा वेट करो कि चलो उसको कंट्रोल होने दो। ये नहीं कि 4 दिन में ही आपको रिजल्ट चाहिए, क्योंकि कीड़ा नहीं है जो फट से मर जाएगा, है ना। प्लांट है तो उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा मैनेज होने में। तो वो चीजें हमको देखना चाहिए। टीलेज कर सकते हैं, वो जो मैं बोल रही थी ना, ये जो परसिस्टेंस की जो चीजें आती है, अगर आप टीलेज कर दे, मतलब हाँ वो कर दें मशीनों के द्वारा, क्योंकि बड़े बड़े खेत होते हैं, हाथ से तो मुश्किल है, तो भी ये काफी सारा डिग्रेडेशन इसमें बढ़ सकता है। और आप लोग डालते ही होंगे, अक्सर मैं देखती हूँ जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है, गोबर की खाद वगैरह आप लोग ये सब डालते हैं। इसके अलावा एक और चीज है जो मैं बताना चाह रही हूँ, जैसे ये कोई कैंटीनोड बोलते हैं ना, तो आप लोग सबने ग्लूकोज का नाम सुना होगा ना। ग्लूकोज आप लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं तो ग्लूकोज चलता है, तो यहाँ भी आपको मिट्टी को और पौधे को ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत है। कैसे चढ़ाएंगे आप? 1 kg पर हेक्टेयर, बस 0.5 से 1 kg पर हेक्टेयर होल बनाओ। जिस तरह से आप हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं ना, उसी तरह से टैंक में भर के आप स्प्रे कर दो।
और खेत को कुछ दिन के लिए छोड़ दो, इंस्टेंटली आपको राहत मिल जाएगी। जितने भी हर्बिसाइड के रेसिड्यू, ज्यादातर हर्बिसाइड के रेसिड्यू इस वाले चीजों से चले जाते हैं। इवन फ्रक्टोज भी सेम काम करती है, पर ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज थोड़ा सस्ता है, फ्रक्टोज थोड़ा सा महंगा है। बायोचार यूज कर सकते हैं। बायोचार क्या करेगा, बांध देगा, जहाँ पे जितने भी स्प्रे करेंगे ना तो वो हर्बिसाइड को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। बट ये हो सकता है कि जब आप उसमें पानी डालें तो फिर से रिलीज हो जाए, तो कुछ देर उसको भी छोड़ना पड़ता है, जिसमें कि वो अवशोषण करके जो माइक्रोब्स है वो बढ़ जाए और वो जल्दी जल्दी उसको डिसिपेट कर दें। और समटाइम्स आप जैसे मैंने बताया मेज ले सकते हैं, मतलब कई हर्बिसाइड ऐसे, कई क्रॉप ऐसे होते हैं कि जिनको लगाने से पिछले अवशेषों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मेज लगा लो, अगर सल्फोनेट ग्रुप के हर्बिसाइड है तो रेसिड्यू को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी ग्रोथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है इस खेत में ज्यादा डल गया है, जैसे कि फिनॉक्सोप्रॉप डल गया है, तो फिनॉक्सोप्रॉप सोयाबीन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, तो फिनॉक्सोप्रॉप के लिए आप अकॉर्डिंगली फसल लो। तो सेम इस तरह से सल्फोनेट ग्रुप के हर्बिसाइड है तो हम मेज लगा सकते हैं, वो सारा का सारा अवशेष को अवशोषित कर देगा। और एक ये जो घास होती है, राई ग्रास बोलते हैं इसको, तो ये जैसे अभी हम लोग ग्लाइफोसेट की बात कर रहे थे ना, एम्पा, ग्लाइफोसेट, डाइक्लोफॉस, इनके रेसिड्यू को अवशोषित करने में ये काफी इफेक्टिव है। तो इसको हम जहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं, एज ए बफर तरीके से लगा। अगर हमारा पानी है, नहर है या कुछ वाटर है या बोरवेल है, तो हम इसको उसके चारों तरफ या ऐसे बेड के रूप में लगा सकते हैं। तो अगर उससे रन ऑफ होके जाएगा भी ना, तो इसके द्वारा वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो पानी में एटलीस्ट नहीं जाएगा। लीचिंग कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। और अभी इन्होंने जैसे ही बताया था कि मठा हम यूज कर सकते हैं, तो मठा को और आप डाइल्यूट करके यूज कीजिए। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उतना मत डालिए, आप थोड़ा सा डाइल्यूट करके उस मठे को भी यूज कर सकते हैं डिसिपेशन के लिए। और आजकल बहुत सारे माइक्रोब्स के कल्चर मिलते हैं आपको, तो वो माइक्रोब्स के कल्चर जैसे क्या है, आपको ट्राइकोडर्मा आप लोग डालते होंगे ना, ट्राइकोडर्मा किसी चीजों के लिए, है ना। इसी तरह से बहुत सारे और भी माइक्रोब्स के कल्चर अवेलेबल है। आप अगर वो डालेंगे तो वो जल्दी डिग्रेडेट कर देंगे, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ करेंगे आप, तो फिर आपको हर्बिसाइड की अवशेषों की समस्या उतनी नहीं रहेगी। तो जितना जरूरी है बहुत ज्यादा लिमिट में डालो, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप कम डाल दो, पर अनलिमिटेड मत डालो। ये अनलिमिटेड चीज नहीं है, क्योंकि ये जहर है। अनलिमिटेड जो मैम हमारे यहाँ घटना हुई थी अभी कुछ दिन पहले कि पैराक्वाइट होती है और उसमें खेत में डाल दी थी, तो जो जानवर होते हैं वो उसमें घुस गए, तो कम से कम 40-45 भैंस खत्म हो गई। भैंस का वजन आपसे 4 गुना ज्यादा है। हाँ, 500 किलो की भैंस है, खत्म हो गया। 500 से 1000 किलो की भैंस है, वो खा के मर सकती है। तो आपका कितना वजन है? स्वर्गम में जो किया था, उसका जो है ना हर्बिसाइड का जो इफेक्ट है ना, इसीलिए फार्मर्स जो हमारा जो मतलब DWR में विजिट किया है मैडम, हम आसपास का जो फार्मर्स है उन लोगों को भी जो फोटोस है, वीडियोस है, सब कुछ और लिया हुआ है। मेरा प्रेजेंटेशन में उनको दिखाऊंगा लाइव जो है, जो प्रॉब्लम हुआ है उनका साथ में उन लोगों को पूरा सब इंटरव्यू किया हुआ है, जो लगातार यूज करने पे क्या दिक्कत हो रहा है। वही मैंने इसलिए दिखाया। हाँ, जो मैडम जैसे दिखा रहे हैं एक्चुअली ये है, पर जनरली क्या होता है कि कुछ चीजें नहीं शेयर की जाती है कि भाई इससे कंट्रोवर्सी आएगी वो आएगी, पर मेरे लिए हेल्थ इज सबसे प्रायोरिटी है, सबकी प्रायोरिटी। क्योंकि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। आप उसका ओवर यूज करोगे तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, और ओवर यूज, और दूसरा उसको प्रॉपर नहीं यूज करोगे, क्योंकि दवाइयाँ नहीं है। सबसे पहले आप लोग दिमाग से दवाई वाला वर्ड तो जरूर निकाल देना। इट्स नॉट अ दवाई, इट्स अ जहर। तो जहर को जहर के फॉर्म में आप यूज करो, साइकोलॉजिकली आप कनेक्ट होगे कि ये जहर है। जैसे दवाई बोलोगे आप कनेक्ट होगे, उससे कुछ नहीं होगा। तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आप किसानों को भी बताइए, ये थोड़ी लिखा होता है ये सब दवाई